हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और हमें मालूम है कि दिसंबर में 6 तारीख से 22 तारीख के बीच में आपके एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है। तो अभी आपके पास टाइम इतना नहीं है, तो मैंने जो है 75 डेज प्लान सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें कि आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, PYQs, सारे कॉन्सेप्ट जितने भी हो सकते हैं, जहाँ से संभावना है कि प्रश्न आ सकते हैं या आए हैं, ठीक है, जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं या इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, वो सारे हम इस सीरीज़ में कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी ही सीरीज़ पेपर 1 में भी आपको मिलेगी और आपको पेपर 2 एजुकेशन के लिए भी ऐसी ही सीरीज़ में दूंगी। ठीक है, ताकि जल्द से जल्द आपका सिलेबस कवर हो जाए और आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी कर पाएँ। ठीक है, तो आप लोग उस सीरीज़ को देख लीजिए, ज्वाइन करिए और यहाँ पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी आपको वीडियो मिस ना हो। जब आपके पास वीडियो आती है तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसके लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, क्योंकि कभी कभी यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिससे कि जब वहाँ पे वीडियो डालती हूँ या कोई भी PDF आपको दी जाती है तो आपके पास मैसेज आ जाता है। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, तो आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में नीचे स्क्रॉल करके आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको स्ट्रेटजी भी बता रखी है, बुक्स के बारे में भी बता रखा है, पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन, और साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड टॉपिक्स जिनसे कि प्रश्न बार बार आते हैं, उन सारी वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि इसीलिए मैंने एक जो है 75 डेज प्लान जो है आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, जिससे कि आपको कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े, सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाए। देखिए, आपके जो पेपर की स्ट्रेटजी है उसमें होता ये है कि 10 यूनिट हैं, 10 प्रकार की हैं, है ना। सारी चीज़ें, हर एक जो स्टूडेंट की सभी चीज़ें स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, किसी का कोई पार्ट वीक होता है, किसी का कोई चीज़ स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको सभी लोग तैयार कर सकते हैं और उन्हें तैयार करना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो उसी सीरीज़ में आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है, जो है NEP 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन की बात करें तो अब पैटर्न जो है चेंज हो गया। तो आज की वीडियो में हम लोग 2023 के कुछ PYQs को सॉल्व करेंगे। ये आपके जून परीक्षा के हैं, जो जून 2023 में परीक्षा हुई है। ठीक है, बाकी मैं और आपको वीडियोस दे दूंगी, जिससे कि आपको ये वाला टॉपिक जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि अब जो क्वेश्चन बन रहे हैं ना, वो पहले से डिफरेंट हैं। क्योंकि तब क्या था, NEP जो है 2020 स्कीम आई थी, तो उस समय क्या था, इजी क्वेश्चन बन रहे थे। ठीक है, जब कोई कॉन्सेप्ट नया आता है तो उससे क्वेश्चन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनते हैं। लेकिन अब क्या है, अब काफ़ी दिन हो गए हैं, अब 2023 खत्म होने को है ना। तो अब क्या है कि जो क्वेश्चन है ना, वो काफ़ी डीपली पूछे जा रहे हैं। तो आप क्वेश्चन को देखिए, और इसकी PDF मैंने टेलीग्राम पे दे दी है ना। तो आप लोग इसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न आपको पता लगता है। चलिए अब देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से हैं, और वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर अपने आप कर दिया करिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, कह रहा है NEP 2020 के अनुसार समकालीन वैश्विक चुनौतियों की अनुक्रिया में शिक्षार्थियों को निम्न में से कैसे समाजों को सक्रिय प्रवर्तक बनाने के लिए वैश्विक नागरिकता शिक्षा प्रदान की जाएगी। According to NEP 2020, as contemporary global a response to challenge global citizenship education। देखिए, इसको जो है इंग्लिश में ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन बोलते हैं, वैश्विक नागरिकता शिक्षा। विल बी प्रोवाइडेड टू लर्नर्स टू बिकम एक्टिव प्रोमोटर्स ऑफ, किस टाइप के स्टूडेंट्स, तो सोसाइटीज़ के लिए। ठीक है, मतलब समाजों को सक्रिय बनाने के लिए शिक्षार्थियों को कौन सी ऐसी शिक्षा जो कि वैश्विक नागरिकता शिक्षा से संबंधित हो, उसको दी जाएगी NEP 2020 के अनुसार। तो देखिए, तो ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए क्या है, वैश्विक नागरिकता शिक्षा यूनेस्को के शिक्षा क्षेत्र कार्यक्रम का एक रणनीतिक क्षेत्र है, और शांति तथा मानवाधिकार शिक्षा के क्षेत्र पर, मतलब शिक्षा के कार्य पर यह आधारित है। शांति और मानवाधिकार, मेन चीज इसका ये है, पीस एंड ह्यूमन राइट की बात करता है। इसका उद्देश्य क्या है, सभी आयु के शिक्षार्थियों को अधिक शांतिपूर्ण, सहिष्णु, समावेशी और सुरक्षित समाज के निर्माण में स्थानीय और वैश्विक स्तर पर, ठीक है, लोकल और क्या है, ग्लोबल स्टेज पर सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाना है। तो इसका उद्देश्य क्या हुआ, मतलब जैसे कि कहा गया शांति और मानवाधिकार शिक्षा के कार्य पे, तो उसी तरह मतलब सभी आयु के शिक्षार्थियों को शांतिपूर्ण, सहिष्णु, समावेशी और सुरक्षित, ठीक है, और ये अधिगम के 3 क्षेत्रों पर, जैसे कि
संज्ञानात्मक आपको सभी को पता है कि बुद्धि से संबंधित होता है, सामाजिक, भावनात्मक और व्यवहारिक, इन 3 जो है क्षेत्रों पर इसके जो है शिक्षा के क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, अब इसके अनुसार इतनी चीज़ें मैंने आपको एज ए इंट्रोडक्शन बताया कि वैश्विक नागरिकता शिक्षा से मतलब क्या है। तो इसमें आपने कीवर्ड्स छांटे, कौन से मिले आपको? इसमें आपको मिला क्या चीज़? शांत, सहिष्णु है ना, टॉलरेंट जिसको बोलते हैं, सहिष्णु, शांतिपूर्ण, समावेशी और सुरक्षित है ना, और संधारणी है ना। ठीक है, तो मतलब सस्टेनेबल, जिसको कि निभाया जा सके। तो इस तरह से ये इसके सारे ही ऑप्शन यहाँ पर जो है आपके यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन है देखिए, सहिष्णु हो गया, शांतिपूर्ण है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ये आपका सारे ही ऑप्शन यहाँ पर राइट है। ठीक है, सहिष्णु है, शांतिपूर्ण है, समावेशी है, सुरक्षित है और संधारणी है ना। तो ये हो गया आपका राइट आंसर। ठीक, सारे ही इसमें ऑप्शन ये हो जाएंगे है ना, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अब इसी तरह से जो कीवर्ड्स होते हैं या आपको ऐसे ही फाइंड करने हैं। यहाँ पर देखिए वैश्विक नागरिकता शिक्षा, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नागरिक शिक्षा का एक रूप है जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या पर्यावरणीय प्रकृति के वैश्विक मुद्दों, मतलब जो ग्लोबल इश्यूज होते हैं, इनको संबोधित करने वाली परियोजना में छात्रों की सक्रिय भागीदारी शामिल है। मतलब यहाँ पर नागरिकता कैसी हो? वैश्विक स्तर पे हो। ठीक है, और शिक्षा का रूप ऐसा होना चाहिए कि वो किसी भी जो है कॉन्टेक्स्ट से हो, चाहे वो सामाजिक हो, संदर्भ की बात करते हैं, चाहे वो सोशल नेटवर्क की बात हो, राजनीतिक की बात हो, आर्थिक या पर्यावरणीय। तो यहाँ पर ग्लोबल इश्यूज को संबोधित करने वाली जो परियोजनाओं में छात्रों की जो है पार्टिसिपेशन की भागीदारी निभाता है। ठीक है, NEP 2020 के अनुसार समकालीन वैश्विक चुनौतियों की अनुक्रिया में शिक्षार्थियों को सहिष्णु, शांतिपूर्ण, समावेशी, सुरक्षित और संधारणी समाजों को सक्रिय प्रवर्तक बनाने के लिए वैश्विक नागरिकता शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। आप लोग हमेशा जितना भी चीज़ पढ़े ना, उसको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करके पढ़ें। ठीक है, कि वैश्विक नागरिकता शिक्षा कहीं अगर आती है बात, तो हम कौन कौन से की पॉइंट्स को निकालेंगे, तो आपके ये सारे ही पॉइंट्स होते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका, इससे संबंधित हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मानविकी और कलाओं के साथ किन विषयों के एकीकरण से स्नातक शिक्षा में शैक्षिक उपागमों के आकलन से सकारात्मक अधिगम परिणाम आए हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानविकी और कलाओं के साथ, यहाँ पर एजुकेशनल, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 assessments of educational approach in undergraduate education integrating humanities and arts, है ना, humanities और arts with which of the following disciplines have consistently shown positive learning outcomes। तो यहाँ पे कह रहा है इंटीग्रेशन की बात कह रहा है कि मानविकी और कलाओं के साथ किन विषयों के एकीकरण से स्नातक शिक्षा के बारे में, है ना, कौन से ऐसे अप्रोच हैं जिनके असेसमेंट से हमें कैसे मिलेंगे, आउटकम्स हमारा कैसा होगा, तो पॉजिटिव लर्निंग होगा। तो ऐसे कौन से हैं? तो इसमें स्टेम का नाम आपने सुना है, ठीक है, STEM है ना, तो साइंस, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, है ना, यही तो होता है। तो इसमें आपका मास मीडिया से मतलब नहीं है, ये सारे ही आपके ऑप्शन होते हैं स्टेम। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करवाया है आपको, है ना, तो ये हो जाता है इसका राइट ऑप्शन। यहाँ पर क्या था कि NEP अगर 2020 की हम बात करें तो इसमें देखिए, यहाँ पर इसमें पहले इसकी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो बात हुई थी, एक अधिक ऐतिहासिक और बहुभाषाई शिक्षा कार्यक्रम, जो NEP 2020 के अंदर मेन बात थी इसकी विशेषताओं में, तो वो यही था कि अधिक ऐतिहासिक और बहुभाषाई शिक्षा कार्यक्रम। तो इस तरह की समग्र शिक्षा कैसी थी? पेशेवर, तकनीकी और व्यावसायिक विषयों सहित सभी स्नातक कार्यक्रम के दृष्टिकोण के लिए लंबी अवधि में होगी, मतलब एक लॉन्ग प्रोसेस में होगी, मतलब स्नातक कार्यक्रम में होगी। और समग्र शिक्षा से मतलब है कि वहाँ पर तकनीकी भी हो सकती है और आपकी आर्ट से भी, ह्यूमैनिटीज से जो है इससे संबंधित है ना। ये क्या है, इसने कहा भी है ना कि आपके क्वेश्चन में ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स की बात की है और साथ में स्टेम, STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। तो इनके विषयों सहित यहाँ पर क्या होगा, एक लॉन्ग प्रोसेस मेथड चलाया जाएगा और जिसमें कि IIT जैसे इंजीनियरिंग संस्थान
कला और मानविकी के साथ साथ विज्ञान सीखने का लक्ष्य रखेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात की गई थी और सभी अधिक व्यावसायिक विषयों और सॉफ्ट स्किल्स को शामिल करने का भी प्रयास यहाँ पर किया गया था। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो बात की गई थी वो इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेके की गई थी कि ऐसा नहीं कि आप साइंस के हैं तो साइंस को ही पढ़ेंगे, अगर आपका इंटरेस्ट ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स या सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट में है तो आप वो भी साथ में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका राइट ऑप्शन, जो कि ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना, तो इसमें जो है NEP 2020 के बारे में मैंने यहाँ पर आपको बताया भी, इसके फुल फॉर्म्स भी बताए हैं, उसमें टेलीग्राम पे दिए हुए हैं PDF आपको। ठीक है, और इससे पहले भी जो वीडियो बनाई थी उसमें भी काफ़ी चीज़, क्योंकि काफ़ी ये अपने आप में एक बहुत विस्तृत टॉपिक है ना, क्योंकि कब से चल रहा है, अब इसमें कुछ नई चीज़ें भी आ गई हैं जो करंट से रिलेट करती हैं, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और उसके लिए आपको सारी वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम इसके और जो इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात करें उसमें इसके टारगेट क्या रखेंगे, क्योंकि ये जो आपके 3 पॉइंट है ना, ये वाला हो ये हो या 3 पॉइंट्स है ना, इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो साथ में इनको भी पढ़िए कि टारगेट क्या रखा गया, NEP 2020 के लक्ष्य क्या रखे गए, क्योंकि देखिए ये सारे ही क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि 2040 तक सभी उच्च शिक्षा संस्थानों हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को बहुविषयक संस्थान बनाना होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट है ना, जिसमें से प्रत्येक का लक्ष्य क्या होगा, 3000 या अधिक छात्र। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है। और यहाँ पर बात करें, ये दूसरा जो है 2030 तक हर जिले में या उसके पास कम से कम एक बड़ा बहुविषयक उच्च शैक्षणिक संस्थान होगा। कब तक, 2030 तक। ठीक है, इनके सन को जरूर याद, जो डेट है इसको जरूर याद रखिएगा। उसका बाद इसका देखिए, इसका उद्देश्य क्या है, उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER, कहीं पर आपको ऐसे लिखा है तो ये होता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, हायर एजुकेशन की बात कह रहा है तो सकल नामांकन अनुपात को 2035 तक व्यावसायिक शिक्षा सहित वोकेशनल एजुकेशन के साथ कितना करना होगा, 50% तक। 2018 में कितना था, 26.3%। ठीक है, तो इससे बढ़ा के अब हमको 50% करना होगा। इससे संबंधित क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया है, इसीलिए इन चीज़ों को आप अपने नोट्स में ऐड करते चलिए। PDF की चिंता मत किया करिए, PDF तो आपको मिल ही जाएगी, लेकिन आपके अपने नोट्स जो हैं जरूर होने चाहिए। वो मैं बार बार कहती हूँ, क्योंकि उससे क्या होगा ना, आपको एग्जाम टाइम में ना आप इतनी सारी वीडियोस देख पाएंगे और ना ही वो कलेक्शन आपको मिल पाएगा। तो आप अपने नोट्स ज़रूर बनाते चलिए और ये जितने की पॉइंट्स होते हैं ना, इनको नोट करते चलिए। ठीक है, क्योंकि ये जून में क्वेश्चन आए हुए थे, अब इसी से और एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग ये थ्योरी में सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 3rd नंबर का है। यहाँ पर कह रहा है, नई शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार शिक्षा के व्यावसायीकरण पर निम्नलिखित उपायों के नियंत्रण पाया जा सकता है। किन उपायों से नियंत्रण पाया जा सकता है, तो इसमें देखिए आपका है, सभी लेन देनों को ऑनलाइन करना या सुनिश्चित करना कि शिक्षण संस्थाओं पर लेखा समीक्षा के समान पैमाने लगाए जाएं। उसके बाद यह खुलासा करना कि संस्था लाभ के लिए नहीं है, और फिर है ये सुनिश्चित करना कि निजी संस्थान परोपकार के लिए निधि प्रदान करें। उसके बाद संस्थानों से अपने अतिरिक्त धन को शैक्षिक क्षेत्र में पुनर्निवेश के लिए कहना। तो शिक्षा के व्यावसायीकरण पर निम्नलिखित उपायों से नियंत्रण पाया जा सकता है। तो इसमें देखिए B ऑप्शन है, सुनिश्चित करना कि शिक्षण संस्थाओं पर लेखा समीक्षा के समान पैमाने लगाए जाएं। पहला ये सही हो गया। नॉट फॉर प्रॉफिट एंटाइटी, ये खुलासा करना कि संस्था लाभ के लिए नहीं है, इसके ये पॉइंट भी है इसमें। और उसके बाद परोपकार की बात यहाँ नहीं की गई है, ये नहीं है। और उसके बाद है संस्थानों से अपने अतिरिक्त धन को शैक्षिक क्षेत्र में पुनर्निवेश के लिए कहना, है ना, तो री इन्वेस्ट करने के लिए अपने एजुकेशन सेक्टर में इसको कहा गया है। तो ये आपके ये वाले ऑप्शन राइट हो जाते हैं, B, C और E, है ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप सोचिए कितने डीप क्वेश्चन है, तो अब ऊपर ऊपर से काम नहीं चलेगा, वो तो आपको पढ़ना ही है, कोई ज़रूरी नहीं होता है। कई बार इतने सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं कि हम उनको ओवर कॉन्फिडेंस में गलत कराते हैं ना, ये चीज़ भी नहीं करनी है। ठीक है, तो आपको सारे वीडियोज़ जो हैं आपको प्रीवियस जो आ चुके हैं 2018 के बाद से कितने क्वेश्चन आए NEP से संबंधित, या अब आपके किस तरह से आ रहे हैं, इसीलिए मैंने इसका वीडियो अलग दे दिया है और आपको उन सारी का अलग दे दिया जाएगा जितने भी क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुसार कौशल के भारतीय मानकों को
निम्नलिखित में से किसके व्यवसायों के अंतर्राष्ट्रीय मानक वर्गीकरण के साथ अलाइन किया जाएगा? संरेखित मतलब अलाइन किया जाएगा। एज पर रिकमेंडेशन ऑफ द NEP 2020 द इंडियन स्टैंडर्ड्स ऑफ स्किल विल अलाइन विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन। तो अब यहाँ पर देखिए, कौशल के भारतीय मानकों को किसके व्यवसायों के अंतर्राष्ट्रीय मानक वर्गीकरण के, है ना, व्यवसायों के अंतर्राष्ट्रीय मानक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात कह रहा है। तो ये है आपका ILO, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए कि केंद्र सरकार ने 2020 शिक्षा को मंजूरी दे दी है। किसकी जगह रिप्लेस करके आई है? तो 1986 को, है ना। ये 34 वर्ष पुरानी शिक्षा नीति थी। कौन सी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। अब यहाँ पे 2020 में बात क्या की गई? शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व, इन मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार कौशल के भारतीय मानकों के ILO के व्यवसाय के अंतर्गत मानकीय वर्गीकरण के साथ अलाइन किया जाएगा, है ना। इंग्लिश वाले यहाँ पे देख सकते हैं, सबका इंग्लिश वर्जन भी रहता है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, उसके बाद सभी को पता है कि किसकी अध्यक्षता में ये बनी थी? NEP 2020। तो जून 2017 में इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था और मई 2019 में इन्होंने 2020 का मसौदा ड्राफ्ट जो है प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो इस तरह से इसके बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं ताकि चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं, है ना। ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लग रही है, लगता है कि मेरे लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए। देखने वालों की संख्या तो इतनी ज़्यादा रहती है, लाइक तो बहुत, इतना सोचना पड़ता है आप लोग को लाइक करने के लिए। मुझे नहीं पता था, क्योंकि कभी तो आप भी टीचर बनेंगे ना, फिर देखती हूँ आपको कैसा लगता है ना। तो इसलिए आप लोग उन फीलिंग्स को समझने की कोशिश करिए कि कोई टीचर इतना मेहनत कर रहा है आपके साथ, आपके लिए मुझे क्या हासिल होगा। मैं तो कोई कॉस्ट भी नहीं ले रही हूँ, इसका फ्री ऑफ कॉस्ट ही है सब कुछ, है ना। और कंटेंट में कोई कमी नहीं है, ये आपको भी पता है। तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस पर विचार किया गया कि भारत में नई प्रणाली का उद्देश्य होना चाहिए। अब उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी envisages that the new education system in India should aim at, मतलब इसका उद्देश्य की बात की गई है कि भारत में नई प्रणाली का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, क्या राष्ट्रवादी शिक्षा होना चाहिए, क्षेत्रीय शिक्षा या पारंपरिक शिक्षा? तो इन सभी के बारे में नहीं है, बल्कि ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन की बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैश्विक नागरिकता शिक्षा के बारे में बात करते हैं, जो अभी हमने पढ़ा भी है इसके पहले क्वेश्चन में। तो आप देख रहे हैं ना कि एक ही से क्वेश्चन आपके किसी ना किसी शिफ्ट में उसी टॉपिक से मिलते जुलते क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए ताकि आपके क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे ज़रूर, है ना, तो आपके गलत नहीं होंगे। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि देखिए, इसी एक पैरा से आपके काफ़ी क्वेश्चन क्लियर होंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 2030 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया। अच्छा, इसके पहले आप कहेंगे मैम आप तो अभी यहाँ पे 100% बता रही हैं और अभी तो हमने आगे पढ़ा 50%। फ़र्क जान लीजिए क्या है। फ़र्क ये है कि 2030 तक क्या था, पूर्व स्कूलों से, मतलब जो प्री स्कूल थे, स्कूल एजुकेशन थी, उससे माध्यमिक स्तर तक 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रखा गया था। और हायर एजुकेशन की बात करें तो उच्च शिक्षा में क्या था, 2035 तक 50% प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको कि जो हायर एजुकेशन की जब बात होगी तो 2035 तक 50% का लक्ष्य रखा गया। और पूर्व स्कूल से जो प्री प्राइमरी स्कूल थे, प्राइमरी स्कूल, उसमें क्या था, 100% रखा गया था 2030 तक, ठीक है। ये फ़र्क है। तो अब यहाँ पर देखिए, शिक्षा नीति 2020 में ये विचार किया गया कि भारत में नई शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या होना चाहिए, वैश्विक नागरिकता शिक्षा। यहाँ पर कौन सी, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन की बात की गई थी। और इस नागरिकता शिक्षा का उद्देश्य क्या था, सभी आयु के शिक्षार्थियों को अधिक शांतिपूर्ण, सहिष्णु, समावेशी और सुरक्षित समाज के निर्माण में स्थानीय और वैश्विक स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाने के लिए सशक्त बनाना, है ना। वही चीज़ जो हमने इसके पहले क्वेश्चन में पढ़ी थी, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन के बारे में,
वही चीज़ फिर से क्वेश्चन में पूछी गई है ना। तो इसलिए इन चीज़ों को आपको क्लियर करना ज़रूरी होता है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को भी समझते चलिए। इतनी चीज़ें याद नहीं की जा सकती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाकर 2035 तक कर दिया जाए। कितना, अभी हमने क्या बात की है, यहाँ पर देखिए उच्च शिक्षा की बात कर रहा है ना, तो उच्च शिक्षा में कितना करा गया था, 50%। और वहीं अगर प्राइमरी स्कूल, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक स्तर की बात होगी तब क्या होगा, तो 100% तक। ठीक है, और ये है 2035 तक 50% और वहाँ पर 2030 तक 100%, है ना। ये डिफ्रेंशिएट थोड़ा सा याद रखिएगा, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया, उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाकर 2035 तक 50% तक कर दिया जाए, है ना। के कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में इस समिति की रिपोर्ट पर यही कहा गया था। ठीक है, तो ये आप लोग व्याख्या यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह से कंटेंट आपको मिलता रहता है और आपको यहाँ पर हेल्प ही होगी। आपकी एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराई जाती है, कोई भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, हर एक वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप लोग जो पहले की वीडियोस हैं उनको भी देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, ऐसे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं सबके, उनको कवर करा दिया है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक पढ़ाई है चीज़ें, और कुछ और बाकी हैं तो वो सारी वहाँ पे कवर करा दी जाएंगी। लेकिन अभी क्या है, मैं पेपर का एनालिसिस कर रही हूँ कि अब आगे कैसे क्वेश्चन और आपके बन सकते हैं, उन चीज़ों को ऐड करके मैं पढ़ा रही हूँ साथ में। ठीक है, तो अभी आप लोग ये 75 डेज प्लान भी इसकी सीरीज को देखते चलिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में उच्चतर शिक्षा, यहाँ पर बात कह रहा है किसकी, हायर एजुकेशन की, सुधार हेतु नई शिक्षा पद्धति 2020 की सिफारिशें हैं। सिफारिशें किस चीज़ की हैं, तो उच्चतर शिक्षा की बात कह रहा है, उच्चतर शिक्षा की क्वालिटी की बात कह रहा है, क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया, और कौन किससे संबंधित है, तो NEP 2020 की रिकमेंडेशंस हैं। तो इसमें क्या कहा गया था, राष्ट्रीय शोध संस्थान की शुरुआत करने को कहा गया। उसके बाद आपको कहा गया सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों का जो है एक्रेडिटेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये भी कहा गया कि वोकेशनल एजुकेशन की भी बात कही गई थी, इनटू मेन स्ट्रीम एजुकेशन। ठीक है, तो आपका ये C पॉइंट भी आता है। और फिर कहा गया यहाँ पर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अर्हता फ्रेमवर्क की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, है ना। तो इस तरह से NHQF की बात भी यहाँ पर की गई थी। तो सारे ही ऑप्शन यहाँ पर आपके हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें देखिए क्या रहा है, ये कथन पे है। ठीक है, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्टेटमेंट पे आधारित सवाल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्तमान समय में भारत में शोध और नवाचार में निवेश, है ना, यहाँ पर निवेश की, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, GDP के 1% से भी कम है। अब इतने जो है अंदर के सवाल ऐसे पूछे जा रहे हैं जो कि आपको जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने आपको PDF दे दिया है। थोड़ी सी बड़ी होगी, टाइम लगेगा, लेकिन आप पढ़ लीजिए उसको, आपको जानकारी ही बढ़ेगी, है ना। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की स्थापना की सिफारिश करती है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों स्टेटमेंट ही सही हैं। ठीक है, यहाँ पर जो इसमें क्या कहा गया था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या शिक्षक शिक्षा के लिए भी यहाँ पर बात की गई थी, और GDP कितना है, 1% से भी कम है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्तमान समय में भारत में शोध और नवाचार में निवेश GDP के 1% से भी कम है। ठीक है ना। भारत में शोध और नवाचार के लिए सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.69% ही है। और 2020 क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की स्थापना की सिफारिश भी करती है। माने दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, और क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर नहीं करा सकते हैं, तो ऐसे ही आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कराए जाएंगे, और साथ ही साथ आपको PYQs के साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। ठीक है, PDF आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएगी। आप जैसे जैसे PDF कंप्लीट हो जाती है तो आपको वहाँ पे दे दी जाती है ना। तो आप लोग पूरी देखिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसी तरह की 75 डेज प्लान आपको एग्ज़ाम तक, आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट यहाँ पे मिलता रहेगा, और साथ ही मैं करंट अफेयर भी यहाँ पे कवर कराती हूँ। ठीक है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और वीडियो भी देख लीजिए,
तब फिर आप करिएगा, ठीक है। आप इत्मीनान कर लीजिए कि यहाँ पे इस चैनल पे कैसा पढ़ाया जा रहा है, फिर आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।